नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट सुभाष सिंह। कुछ दिनों पहले ही मैंने एक वीडियो बनाया था कि सिक्योर्ड लोन के मामले में अगर आप किसी तरीके से डिफ़ॉल्ट करने लगते हैं तो किस तरीके से परेशानी का सामना करना पड़ता है और कैसे डीआरटी, लीगल नोटिसेज और उसके बाद से आपके पैसे की रिकवरी होती है। आज के इस वीडियो में मैं कवर करूंगा अनसिक्योर्ड लोन के बारे में। अनसिक्योर्ड लोन अगर आपने लिया है तो आप उसको कैसे डील कर सकते हैं। आपको मैं एक सिचुएशन से शुरुआत करने जा रहा हूं इस वीडियो की कि दिन भर रिकवरी एजेंट के फ़ोन आ रहे हैं, सुबह 8 बजे से पहले और शाम 7 बजे के बाद भी लगातार घंटियां बज रही हैं। धमकियां, गालियां और रातों की उड़ी हुई नींद। अगर ये सब कुछ आपके साथ हो रहा है तो यकीन मान लीजिए कि आप इस लड़ाई में अकेले नहीं हैं। आज भारत में लाखों लोग पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड या किसी अन्य अनसिक्योर्ड लोन के बोझ तले दबे हुए हैं। बस एक छोटी सी गलती, नौकरी चली जाना या कोई मेडिकल इमरजेंसी, आप पर डिफॉल्टर का ठप्पा लगा दिया जाता है। इसके बाद शुरू होता है शर्म, डर और मानसिक प्रताड़ना का वो सिलसिला जिससे बाहर निकलना पहाड़ जैसा लगता है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि इस डर को जानकारी की ताकत से हराया जा सकता है? क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि लोन न चुका पाना एक सिविल मामला है, कोई क्रिमिनल जुर्म नहीं। इस वीडियो में हम बैंक की पूरी रिकवरी प्रोसेस की परतें खोलेंगे। हर कदम पर आपके कानूनी हथियारों यानी आपके अधिकारों के बारे में बताएंगे। तो चलिए इस डर को खत्म करते हैं। तो इस वीडियो को मैं कई पार्ट में कवर करूंगा और पहले पार्ट में मैं बताऊंगा कि बैंक की प्रक्रिया क्या होती है और जब आप ईएमआई को मिस करते हैं तो क्या होता है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि जब आपकी ईएमआई बाउंस होती है तो बैंक या एनबीएफसी एक तय प्रोसेस से ही आगे बढ़ते हैं। अचानक कुछ भी नहीं होता। पहला कदम होता है रिमाइंडर और हल्की फुल्की बातचीत, यानी पहली से तीसरी ईएमआई तक। जैसे ही आप पहली ईएमआई मिस करते हैं, बैंक आपको प्यार से याद दिलाना शुरू करते हैं। ये एसएमएस, ईमेल या उनके कॉल सेंटर से ऑटोमेटेड कॉल्स हो सकती है। 1 या 2 ईएमआई चुकने पर बैंक आपको एक सामान्य ग्राहक ही समझता है जिससे शायद भूल से पेमेंट मिस हो गई है। लेकिन जब लगातार 90 दिन यानी 3 ईएमआई निकल जाती है तब मामला गंभीर होना शुरू हो जाता है। और दूसरे कदम में बैंक क्या करती है कि आपके खाते को एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट घोषित करना शुरू करती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के नियमों के मुताबिक अगर किसी लोन अकाउंट में 90 दिनों तक कोई पेमेंट नहीं आती तो बैंक उसे नॉन परफॉर्मिंग एसेट यानी एनपीए घोषित कर देता है। सीधे शब्दों में बैंक के लिए अब ये एक ऐसा लोन है जिससे उसे कोई कमाई नहीं हो रही है। जैसे ही आपका खाता एनपीए होता है, बैंक की रिकवरी प्रोसेस तेज हो जाती है। आपका क्रेडिट स्कोर बुरी तरह से गिर जाता है जिससे भविष्य में लोन मिलना लगभग नामुमकिन हो जाता है। इस पॉइंट पर लीगल नोटिस और रिकवरी एजेंट्स की एंट्री होती है। और जो तीसरा कदम बैंक जो लेते हैं वो नोटिस के तौर पर होता है। एनपीए होने के बाद बैंक सिर्फ फोन नहीं करता बल्कि कानूनी नोटिस भेजने लगता है और इस नोटिस के मतलब को समझना बेहद जरूरी होता है। सबसे पहला है लोन रिकॉल नोटिस। ये बैंक या उसके वकील की तरफ से पहला सीरियस नोटिस है। इसका सीधा मतलब है कि अब ईएमआई का ऑप्शन खत्म हो गया। अब आपको पूरी बकाया रकम, ब्याज और पेनल्टी एक साथ एक बार में चुकानी होगी। जो दूसरा स्टेप होता है कि चेक बाउंस का नोटिस। आपको ध्यान होगा कि जब आपने लोन लिया था उस वक्त अनसिक्योर्ड लोन के केस में बैंक्स जो है आपसे कुछ चेक्स पे साइन करवाते हैं। तो अब जो स्टेप है चेक बाउंस का नोटिस आता है, यानी अगर आपने सिक्योरिटी के तौर पर कोई पोस्ट डेटेड चेक दिया था और वो बाउंस हो गया है तो बैंक इस कानून के तहत नोटिस भेज सकता है। यह एक गंभीर मामला है जिसमें कानूनी कार्रवाई हो सकती है। एक और नोटिस आता है जो आर्बिट्रेशन का होता है। आपके लोन एग्रीमेंट में अक्सर एक आर्बिट्रेशन क्लॉज होता है। इसका मतलब यह है कि झगड़ा कोर्ट जाने से पहले एक मध्यस्थ यानी आर्बिट्रेटर के पास जाएगा और बैंक इस क्लॉज को एक्टिवेट करने के लिए एक नोटिस भेज सकता है। इससे भी अगर बात नहीं बनेगी तो आपके पास में डीआरटी का नोटिस आएगा। अगर आपके अनसिक्योर्ड लोन की बकाया रकम 20 लाख रुपए से ज़्यादा है
तो बैंक डेब्ट रिकवरी ट्राइब्यूनल यानी डीआरटी जा सकता है। डीआरटी भी एक तरीके से एक खास तरह की अदालत होती है जो सिर्फ बैंक लोन रिकवरी के मामले को देखती है। इस नोटिस को देखकर घबराना आम बात है, लेकिन डरने की जगह अपने अधिकारों को समझने का यह सही समय है। जो चौथा कदम बैंक लेती है वो रिकवरी एजेंट्स की एंट्री होती है। जब नोटिस से बात नहीं बनती तो बैंक थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंट्स को काम पर लगाती है और इनका काम किसी भी तरह से पैसा निकलवाना होता है और यहीं से बदसलूकी प्रताड़ना की सबसे ज्यादा शिकायतें आती है। लेकिन अब आपको अपना अधिकार जानना है। पार्ट 2 इस वीडियो का मैं बताने जा रहा हूं। जब आप बैंक के प्रोसेस को समझ गए हैं तो आइए मैं आपको यह बताता हूं कि आपका सुरक्षा कवच क्या है। आरबीआई ने ग्राहकों को रिकवरी एजेंट्स की मनमानी से बचाने के लिए बहुत सख्त नियम बनाए हैं। सबसे पहला अधिकार आपका यह है कि सम्मान से बात करने का अधिकार। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, लोन डिफॉल्ट होना कोई अपराध नहीं है। यह एक सिविल मामला है। किसी भी रिकवरी एजेंट या बैंक कर्मचारी को आपसे बदसलूकी करने, गाली देने या समाज में आपको बेइज्जत करने का हक नहीं है। अगर कोई ऐसा करता है तो वो खुद कानून को तोड़ रहा है। दूसरा जो अधिकार होता है, सही समय पर संपर्क करने का अधिकार। आरबीआई के नियम साफ कहते हैं कि रिकवरी एजेंट को सिर्फ सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे के बीच ही कॉल या विजिट कर सकते हैं। अगर कोई एजेंट आपको इस समय से पहले या बाद में परेशान करे तो यह सीधा सीधा नियमों का उल्लंघन होता है। जो तीसरा अधिकार है कि एजेंट की पहचान जानने का अधिकार। जब भी कोई रिकवरी एजेंट आपसे मिले या आपसे फोन पर बात करे तो उसका आईडी कार्ड के बारे में पूछने का आपको पूरा अधिकार है। आप उससे 2 चीजें मांग कर सकते हैं। सबसे पहली चीज कि रिकवरी एजेंट का आईडी कार्ड और दूसरा बैंक का ऑथराइजेशन लेटर जो यह साबित करे कि उसी बैंक ने इस केस को इस रिकवरी एजेंट को सौंपा है। अगर एजेंट के दिखाने से मना करे तो आपको उससे आगे बात करने की कोई जरूरत नहीं है। जो चौथा अधिकार है, आपकी प्राइवेसी का अधिकार। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार है। आपकी माली हालत आपकी निजी जानकारी है। रिकवरी एजेंट आपके पड़ोसियों, दोस्तों, रिश्तेदारों या आपके ऑफिस में जाकर आपके लोन के बारे में ढिंढोरा नहीं पीट सकते। ऐसा करना आपके प्राइवेसी का हनन है। आरबीआई ने तो यहां तक कहा है कि एजेंट को आपके काम की जगह पर संपर्क नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे आपकी नौकरी और इज्जत पर आंच आ सकती है। जो आपका पांचवा अधिकार है, शारीरिक या मानसिक प्रताड़ना से सुरक्षा। रिकवरी एजेंट किसी भी तरह की धमकी नहीं दे सकता, जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता, चिल्लाकर बात नहीं कर सकता, वो आपके घर के बाहर तमाशा नहीं कर सकते, आपके परिवार वालों को परेशान नहीं कर सकते या आपको डराने धमकाने वाले मैसेज नहीं भेज सकते। जो छठा जो अधिकार है आपका, बातचीत और सेटलमेंट का अधिकार। अगर आप वाकई पैसों की तंगी से गुजर रहे हैं, आपको बैंक से सीधे बात करने का पूरा हक है। आप अपनी परेशानी बताकर लोन को रीस्ट्रक्चर करने के लिए कुछ महीनों की मोहलत मांग सकते हैं। बैंक भी डूबे हुए कर्ज से बचना चाहते हैं और अगर आपका पुराना रिकॉर्ड ठीक है तो वो अक्सर रास्ता निकालने में मदद करते हैं। अब वीडियो के तीसरे पार्ट में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अब आपको क्या एक्शन लेना है, आपको क्या करना है। तो तीसरे पार्ट में आइए मैं आपको बता रहा हूं। अब जब प्रोसेस और अधिकार दोनों जानते हैं तो सवाल उठता है कि अब क्या करना है। डर कर कोने में बैठने के बजाय ये कदम उठाइए। पहला कदम, बातचीत का दरवाजा बंद मत कीजिए। सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो है कि बैंक के फोन और नोटिस को अनदेखा करना। इससे बैंक को लगता है कि आपकी नीयत पैसा देने की नहीं है। हमेशा बातचीत के लिए तैयार रहें, रास्ता खुला रखें। अगर आप फोन पर बात करने से घबराते हैं तो ईमेल से जवाब लिखें। लिखा हुआ कम्युनिकेशन आपके लिए एक सबूत का काम भी करेगा। जो दूसरा कदम आपको लेना है कि हर चीज का रिकॉर्ड रखें। रिकवरी एजेंट से हुई बातचीत का सबूत अपने पास में रखिए। फोन पर बात हो तो कॉल को रिकॉर्ड करें। अगर वो घर पर आते हैं तो तारीख और समय, एजेंट का नाम, ये सब नोट करें। अगर कोई धमकी मिलती है तो उसे भी लिख कर रखें। ये सारे सबूत शिकायत करने में काम आएंगे। जो तीसरा कदम है कि हिम्मत से काम करें, हिम्मत से शिकायत करें। अगर कोई भी रिकवरी एजेंट आरबीआई के नियमों को तोड़ता है
तो चुप मत बैठिए। पहली शिकायत बैंकों में, सबसे पहले उस बैंक के शिकायत विभाग यानी कि कंप्लेंट डिपार्टमेंट में नोडल ऑफिसर को एक लिखित में शिकायत भेजें। एजेंट का नाम, एजेंसी का नाम, समय और पूरी घटना का जिक्र करें। जो दूसरी शिकायत आपको करनी है वो आरबीआई से करनी है। अगर बैंक 30 दिनों में जवाब नहीं देता या आप उसके जवाब से खुश नहीं हैं तो आप आरबीआई के ओम्बड्समैन के पास ऑनलाइन शिकायत कर सकते हैं। यह बहुत ही असरदार तरीका है। और तीसरी शिकायत है पुलिस में। अगर मामला धमकी, गाली गलौज या जोर जबरदस्ती का है तो बिना डरे नजदीकी पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराएं। और जो चौथा कदम है, सेटलमेंट को समझदारी से करें। जब बैंक को लगता है कि पूरी रकम वसूलना नामुमकिन है तो वो वन टाइम सेटलमेंट का ऑफर देता है। इसमें बैंक लोन की मूल रकम का कुछ हिस्सा लेकर खाता बंद करने को तैयार हो जाता है। सेटलमेंट करते वक्त कुछ बातें तो आप गांठ बांध लीजिए, लेकिन इसके बारे में मैं बताऊं उससे पहले मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप भी ईएमआई नहीं पे कर पा रहे हैं, लोन डिफॉल्ट हो गया है, तो आप घबराइए मत। किसी सिचुएशन में फंस गए हैं तो घबराइए मत। आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 8800-444-555 पर सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 8 बजे के बीच में कॉल कीजिए। हम जरूर आपकी सहायता करेंगे। आप लीगल एडवाइस बुक कीजिए और बुक करके आप डायरेक्टली एडवोकेट से बात कीजिए ताकि आपको सही तरीके से सहायता मिल सके। और आपकी तरफ से हम बैंक से कम्युनिकेशन करेंगे अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो। देखिए, मैंने कहा था कि जब भी आप सेटलमेंट कर रहे हैं तो कुछ बातें आपको गांठ बांधनी चाहिए। कोशिश करिए कि सेटलमेंट का ऑफर बैंक की तरफ से लिखित में आए। दूसरा, कभी भी जुबानी वादों पर भरोसा मत कीजिए, यह बहुत बड़ा फ्रॉड होता है। हमेशा पक्का सेटलमेंट एग्रीमेंट लें। एक बात समझ लीजिए, सेटल्ड और क्लोज्ड में जमीन और आसमान का फर्क है। सेटलमेंट आपके क्रेडिट रिपोर्ट पर एक दाग की तरह होता है, जबकि लोन पूरा चुका कर क्लोज करवाना हमेशा बेहतर रहता है। अब पांचवा और आखिरी जो चीज़ है कि कानूनी सलाह जरूर लें। अगर आपको लगता है कि मामला हाथ से निकल रहा है, बैंक आप पर गलत दबाव बना रहा है, तो किसी भी अच्छे वकील से सलाह लेने से बिल्कुल ना हिचकिचाएं। लीड इंडिया में भी कॉल कर सकते हैं, हमारे हेल्पलाइन नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। हम आपको पूरी तरह से सहायता करेंगे। और जब कभी भी आपको सहायता लेनी हो तो आपको लोन एग्रीमेंट जरूर दिखाना चाहिए। तो दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिए, लोन लेना आपकी ज़रूरत थी, उसे चुका ना पाना आपकी मजबूरी हो सकती है, लेकिन ये आपको गुनहगार नहीं बनाता। जानकारी आपकी सबसे बड़ी ताकत है। बैंक के प्रोसेस को जानिए, अपने अधिकारों को पहचानिए और डर का डट कर सामना कीजिए। आप एक लाचार या कमज़ोर डिफ़ॉल्टर नहीं है, बल्कि एक जागरूक नागरिक हैं। अगर यह वीडियो आपकी मदद कर पाया तो इसे लाइक करें और अपने उन दोस्तों रिश्तेदारों को ज़रूर शेयर करें जिन्हें इसकी ज़रूरत हो सकती है। आप और किन टॉपिक्स पर वीडियो देखना चाहते हैं हमें कमेंट्स में बताइए। और ऐसे ही काम के वीडियो के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और हिम्मत रखिए, जागरूक रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।